हेलो बच्चों, हाउ आर यू? माई सेल्फ मीत सर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MG's मैथ्स ट्यूटोरियल पे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था फंक्शन क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप ऑफ फंक्शन। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन और उसका डोमेन रेंज क्या होता है और उसका ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं उसके बारे में डिस्कशन। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है और ये सारी बातें आपको नोट डाउन करनी है, राइट? तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। फर्स्ट फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। आपको मालूम है कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन का मतलब ये होता है आपको कोई भी वैल्यू कांस्टेंट गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपको एक फंक्शन गिवन इस तरह से है y इज इक्वल टू 7। सर y इज इक्वल टू 7? हाँ बेटा, y इज इक्वल टू 7 ये एक फंक्शन ही होगा क्योंकि इसमें सिर्फ आपको एक कांस्टेंट टर्म ही गिवन है। अगर y इज इक्वल टू 7 ये मेरा फंक्शन है, ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन होगा और ये फंक्शन का डोमेन एंड रेंज क्या होगा प्लस उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, अब हम उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स, आप देखो यहाँ पे उसका डोमेन क्या होगा r। r का मतलब सर रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, आप इनपुट कोई भी वैल्यू ले सकते हो रियल नंबर में से। सर मुझे 1.3 लेना है, ले सकते हो बेटा। 0.9 लेना है, ले सकते हो। -5 लेना है, आप ले सकते हो, राइट? रियल नंबर में से कोई भी नंबर आप उसका इनपुट के बेस पे यूज कर सकते हो, राइट? यानी आपको यहाँ पे रेंज कौन से मिलने वाली है? यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो मैंने फंक्शन y इज इक्वल टू 7 लिया हुआ है, इसलिए मुझे रेंज कौन सी मिलने वाली है? 7 इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है c। c का मतलब कोई भी कांस्टेंट टर्म जो आप लेते हो वही आपका आंसर होगा, राइट स्टूडेंट्स? अब उसके ग्राफ के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा आपने ये ग्राफ तो बहुत अच्छी तरीके से समझा हुआ है। मैं आपको ऐसा बोलूँ कि मुझे y इज इक्वल टू 7 का ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। सर y इज इक्वल टू 7 इसका मतलब क्या हुआ? y एक्सिस पे आपको 7 जितनी हाइट पे जाके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। जो लाइन x एक्सिस को पैरेलल होगी वही लाइन आपकी y इज इक्वल टू 7 वाली लाइन हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लिया हुआ है जो कोऑर्डिनेट है 0,7। अब ये 0,7 से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की हुई है जो लाइन x एक्सिस को पैरेलल है और यही लाइन मेरे लिए हो जाएगी y इज इक्वल टू 7। सर अगर मुझे यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूँ तो कोई नहीं बेटा, आपको 0 से 3 जितनी हाइट ऊपर जाना है। सपोज दिस इज योर पॉइंट 0,3। अब यहाँ से आपको एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जो x एक्सिस को पैरेलल है और 0,3 में से पास हो रही है। सर मुझे x इज इक्वल टू 3 वाली लाइन ड्रॉ करनी है। कोई नहीं, x इज इक्वल टू 3, सपोज ये आपका पॉइंट 3,0 है। अब 3,0 में से पास होती हुई लाइन जो y एक्सिस को पैरेलल है उस तरह से आपको एक लाइन खींचनी है। ये हो जाएगा आपका ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करने जा रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है एंड ग्राफ ऑफ आवर फंक्शन। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी ये नाम से ही हमें मालूम पड़ता है कि जो हम इनपुट वैल्यू ले रहे हैं वही हमारी आउटपुट वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? अगर मैं इनपुट के तौर पे 1 ले रहा हूँ तो भी मुझे आंसर 1 मिल रहा है। इनपुट के तौर पे 3 ले रहा हूँ तो भी मुझे आउटपुट 3 मिल रहा है। इनपुट के तौर पे -2 ले रहा हूँ तो भी मुझे आउटपुट मिल रहा है -2। इसका मतलब हमारा फंक्शन कौन सा होगा? y इज इक्वल टू एक्स। ये फंक्शन को दिखाने का तरीका है। अगर किसी भी जगह पे आपको y इज इक्वल टू एक्स मिल जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सर दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब इनपुट वैल्यू। उसकी इनपुट वैल्यू क्या हो सकती है? सर हम कुछ भी ले सकते हैं रियल नंबर में से। यस बेटा, आप कुछ भी ले सकते हो रियल नंबर में से। उसकी रेंज क्या होगी? रेंज का मतलब होता है आउटपुट। आउटपुट भी मुझे आर में से ही मिलने वाला है, इसका मतलब कोई भी रियल नंबर ही मिलने वाला है, राइट? अब स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ ड्रॉ करके हम समझते हैं किस तरह से हमारा फंक्शन का ग्राफ बनने वाला है। स्टूडेंट्स, आपने समझा अभी भी कि जो मेरी इनपुट वैल्यू वही मेरी आउटपुट। इसका मतलब मैं अगर इनपुट ले रहा हूँ 0 तो मुझे आउटपुट कौन सा मिलने वाला है? 0। इट मीन्स दिस इज अवर फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0,0।
अगर मैं बात करता हूँ इनपुट इज इक्वल टू 1 लेने की, अगर मैंने इनपुट, इसका मतलब x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 ली हुई है, तो y का आंसर भी मुझे क्या मिलने वाला है 1। इट मीन्स हियर इज योर पॉइंट 1 एंड हियर इज योर पॉइंट 1। इसका मतलब इन दोनों को जहाँ पे भी मिलता है वहाँ पे एक मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यानी यहाँ से हमारी लाइन इस तरह से गुजर रही है। अगर मैं इनपुट के तौर पे 2 ले रहा हूँ, मतलब वैल्यू ऑफ x इज 2, देन माई आंसर इज ऑल्सो 2। इट मीन्स यहाँ पे कोई पॉइंट मेरा 2 है और मुझे आउटपुट भी मिल रहा है वो भी 2 है। इसका मतलब अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन करता हूँ तो कुछ इस तरह से मेरी लाइन आगे जा रही है। यस सर, अब मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं ये साइड पे गया तो यहाँ पे भी ये सेम टू सेम वही होने वाला है, यहाँ पे गया तो भी सेम टू सेम वही होने वाला है। इट मीन्स मेरा जो भी इनपुट रहेगा वही मेरे लिए आउटपुट हो जाएगा, जो आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। स्टूडेंट्स, आपको ग्राफ बहुत अच्छी तरीके से समझने हैं और उसको याद रखना है। आपको मालूम नहीं है स्टूडेंट्स, ये 12th स्टैंडर्ड में काफ़ी सारे चैप्टर्स में इसका यूज़ आता है, राइट। तो आपको अभी से ही आपका ग्राफिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थर्ड फंक्शन विच इज मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस का मतलब आप जान चुके हो, आपने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स। मॉड्यूलस क्या होता है? सर मुझे इतना याद है, मॉड्यूलस का मतलब होता है कभी भी मुझे नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलती। यस बेटा, यू आर राइट। आपको मॉड्यूलस के अंदर अगर -3 गिवन है, इसका मतलब आप आंसर तो 3 ही लिखने वाले हो। मॉड्यूलस के अंदर 3 गिवन है तो भी आप आंसर क्या लिखने वाले हो? +3, राइट। तो मॉड्यूलस फंक्शन को हम दिखाते हैं y इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x। इसकी मुझे 2 वैल्यू मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप यहां से समझ सकते हो कि x की अगर 2 वैल्यू होगी, कौन कौन सी 2 वैल्यू? अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है यानी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और x की वैल्यू नेगेटिव है, इट मीन्स x इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे -3 पुट करो तो भी आपको आंसर +3 मिल रहा है, और आप x इज इक्वल टू +3 पुट करो तो भी आपको आंसर मिल रहा है 3। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसके 2 अलग अलग इनपुट हो सकते हैं। कौन कौन से? एक -x और एक +x। आपको समझ आ गया? अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, उसका डोमेन एंड रेंज के बारे में डिस्कस। डोमेन का मतलब आपको मालूम है, जो मेरा इनपुट है वो सारा मेरा डोमेन हो जाएगा, और जो भी मुझे आउटपुट मिल रहा है वो मेरा रेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू इनपुट के तौर पे ले सकते हो। इसका मतलब आप रियल नंबर में से किसी भी नंबर को यहाँ पे आप मॉड्यूलस फंक्शन के इनपुट तौर पे ले सकते हो। इसका मतलब उसका डोमेन हो जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन इज आर। अब हम रेंज की बात करें तो रेंज, सर आपने अभी बोला कि आंसर कभी भी मुझे नेगेटिव नहीं मिलने वाला है। यस बेटा, आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसका मतलब सर y का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा। यस एग्जैक्टली, y का आंसर ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं सर, तो ग्राफ में y की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव कहाँ पे आती है? अपर साइड। यस बेटा, अपर साइड ही आएगी। इसका मतलब इसका अगर हम ड्राफ्ट करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये मेरी इनपुट वैल्यू है। इनपुट के तौर पे मैं 1 ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, 3 ले रहा हूँ, एज वेल एज -1 ले रहा हूँ, -2 ले रहा हूँ और -3 ले रहा हूँ। कुछ भी वैल्यू आप यहाँ पे प्लेस करो, आपको आंसर तो ऑलवेज पॉजिटिव ही मिलने वाला है। आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि y एक्सिस के ये जो ऊपर का पोर्शन है, x एक्सिस के ऊपर का पोर्शन जो y एक्सिस का है, वो सारा पोर्शन पॉजिटिव ही होता है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 1 आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, 4 आते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे y की सारी वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है, राइट। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सर इसकी मुझे 2 वैल्यू मिलती है। कौन कौन सी 2 वैल्यू? एक वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स और दूसरी वैल्यू मिलती है y इज इक्वल टू -x। इसका मतलब आप यहाँ से भी समझ सकते हो इसको, राइट। तो मुझे 2 अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे। यस, आपको एक ग्राफ 0 से ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स का, जो आपने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, एज वेल एज आपको यहाँ से दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना होगा y इज इक्वल टू -x का, राइट। तो ये हो गया आपका ग्राफ मॉड्यूलस x का। अब स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे और एक भी बात नोट करनी है। कौन सी बात? ये जो आपको लाइन दिख रही है वो x एक्सिस के साथ ऑलवेज 45 डिग्री का एंगल बनाती है। तो सर यहाँ पे भी यही होगा। यस, दिस एंगल इज ऑलवेज 45 डिग्री। तो सर यहाँ पे भी वही होगा।
यस बेटा, ये भी एक्स एक्सिस के साथ ऑलवेज 45 डिग्री का एंगल बना रही है, राइट। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट्स, हम डोमेन ऑफ फंक्शन को इस तरह से दिखाते हैं डी ऑफ एफ, एंड रेंज ऑफ द फंक्शन इसको हम इस तरह से दिखाते हैं आर एफ, राइट। उसकी रेंज हमें क्या मिल रही है सर, नेगेटिव तो कभी आ ही नहीं रहा, इसका मतलब हम लेते हैं 0 टू इनफाइनाइट तक। आपका आंसर 0 हो सकता है लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। आपको आंसर कब तक मिल रहा है सर, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव ले लो आप इनफाइनाइट तक। तो इसको मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा क्लोज इंटरवल 0 और इनफाइनाइट तक वैल्यू मुझे मिल सकती है, राइट। क्लोज इंटरवल 0 का मतलब क्या होगा, 0 इज इंक्लूडेड हियर, ओके। अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब आप जानते हो स्टूडेंट्स, कोई भी फंक्शन अगर आपको ये फॉर्म में गिवन है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर अप टू a n x रेस टू n, यहाँ पे a0 a1 a2 a3 अप टू an वो सारे कोएफिशिएंट है और वो सारे टर्म कांस्टेंट होने वाले हैं। और ये जो कांस्टेंट टर्म है, यानी ये जो हमें टर्म मिल रहे हैं a0 a1 a2 अप टू a3 अप टू an तक, वो सारे बिलोंग्स टू होने चाहिए रियल नंबर में से, वो हम कोई भी ले सकते हैं। और दूसरी बात, ये जो x के सारे डिग्रीज है, यानी उसकी जो पावर मुझे मिल रही है वो होनी चाहिए नॉन नेगेटिव नंबर, यानी वैल्यू ऑफ n इज नॉन नेगेटिव नंबर, यानी ये नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी अगर ये जो नेगेटिव हो जाएगा, अगर स्टूडेंट्स उसकी डिग्री नेगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब इसे हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। इज इट क्लियर और नॉट। और पॉलिनोमियल फंक्शंस काफ़ी सारे हैं, तो इसके हम काफ़ी सारे ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 5, ये सारे काफ़ी सारे के अलग अलग ग्राफ होते हैं। तो इसके हम ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते क्योंकि आपको यहाँ पे एक्स टू द पावर n टाइप का पॉलिनोमियल गिवन है, तो उसका ग्राफ हम पर्टिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर मुझे सिर्फ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ही ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं कर सकता हूँ, जो आपने स्टैंडर्ड 10th में पढ़ा हुआ है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह से आता था, राइट, लाइक पैराबोला शेप। अवर नेक्स्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। आपने पढ़ा हुआ है स्टूडेंट्स, सिग्नम फंक्शन क्या होता है। सिग्नम फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉड्यूलस ऑफ x अपॉन x, वेयर x डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 वेयर x इज इक्वल टू 0। सर इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन बेटा डिफाइंड फंक्शन बोला जाता है। डिफाइंड फंक्शन का मतलब हम ये वैल्यू 0 यहाँ पे नहीं रख सकते। अगर आपने 0 यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पे भी 0 होगा, यानी 0/0 फॉर्म जनरेट हो जाएगा, वो तो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसलिए यहाँ पे जब भी आप एक इनपुट की वैल्यू 0 ले रहे हो तब आपको आंसर 0 मिल रहा है, ऐसा हमें फंक्शन में ही गिवन है, यानी इसे हम बोलते हैं डिफाइंड फंक्शन। इज इट क्लियर और नॉट। अब आप 0 को छोड़ के कोई भी वैल्यू यहाँ पे ले सकते हो, अगर आप 0 रख रहे हो तो आपको आंसर 0 मिलता है, वो बात क्लियर है। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। स्टूडेंट्स, डोमेन का मतलब जो भी मेरी इनपुट वैल्यू है वो मेरा डोमेन हो जाएगा, और रेंज ऑफ फंक्शन का मतलब जो भी मुझे आंसर्स मिल रहे हैं वो सारी मेरी रेंज हो जाएगी, राइट। आपको जो भी इनपुट लेना है आप ले सकते हो। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे अलग अलग इनपुट आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम इनपुट लेते हैं। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मेरा फंक्शन कौन सा चल रहा है, y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x अपॉन x। इसको क्या बोला जाएगा सर, इसको बोला जाएगा सिग्नम फंक्शन। ओके, अब मैं इनपुट के तौर पे काफ़ी सारी वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सर मैंने -1 पुट किया और यहाँ पे भी -1 आएगा। सर ये मॉड्यूलस में -1 का मतलब तो 1 होगा, यस, और ये -1 यानी मेरा आंसर आएगा -1। अगर मैंने यहाँ पे इनपुट के तौर पे कोई भी पॉजिटिव वैल्यू पुट की 2/2, तो ये हो जाएगा 2/2 और मुझे आंसर मिल रहा है 1। सर इससे तो मुझे ये बात स्ट्राइक हो गई, कौन सर आंसर मुझे 1 ही मिलने वाला है या फिर आंसर मुझे -1 ही मिलने वाला है, क्योंकि आप जो भी इनपुट ले रहे हो स्टूडेंट्स वो सारे इनपुट तो आपके नीचे भी आपको वो सारे इनपुट पुट करने हैं। इसका मतलब आपको आंसर क्या क्या मिलने वाला है सर, आंसर 1 मिलने वाला है, आप चाहे जो भी इनपुट ले लो। सर आंसर मुझे -1 मिलने वाला है, चाहे आप जो भी नेगेटिव वैल्यू इनपुट के बेस पे ले लो। तो स्टूडेंट्स इसका ग्राफ कैसा होगा, अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर आप 0 ले रहे हो तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 0, राइट। अगर मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ 1,
तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 1। अगर सर मैं इनपुट के तौर पे 2 ले रहा हूँ तो भी आंसर मुझे क्या मिलेगा 1। अगर मैं इनपुट के तौर पे 3 ले रहा हूँ तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा 1। यानी ये सभी लाइन आप देख रहे हो एक ही लाइन है। कौन सी वाली लाइन है ये, y इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। एज वेल एज बात करें स्टूडेंट्स, मैं नेगेटिव इनपुट लेना चाहता हूँ तो क्या होगा सर, नेगेटिव में अगर आप -1 ले रहे हो तो आपको आंसर मिलने वाला है -1। अगर आप -2 ले रहे हो तो भी आपको आंसर मिलने वाला है -1। अगर आप -3 ले रहे हो तो भी आपको आंसर मिलने वाला है -1। यानी ये सारी लाइन आप देख रहे हो, ये जो आप लाइन देख रहे हो y इज इक्वल टू 1, ये सारा आपका आउटपुट है। दूसरी बात, अगर हम 0 इनपुट पे ले रहे हैं तो आपको आंसर क्या मिलने रहा है 0। इसका मतलब यहाँ पे आएगा डार्क बॉल और ये दो जगह पे आएंगे लाइट बॉल। मतलब ये वैल्यू हमें -1 एंड 1 कहाँ पे मिल रही है 0 के बाद। यानी आपने यहाँ पे 0.1 पुट किया तो भी आपको आंसर 1 मिल रहा है, लेकिन 0 पे तो आपको मिल रहा है एग्जैक्ट 0। यानी ये जगह पे होगा डार्क बॉल और ये दो जगह पे होंगे लाइट बॉल। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, डार्क बॉल का मतलब होता है वो हमारा क्लोज इंटरवल और लाइट बॉल की मतलब होता है वो मेरा ओपन इंटरवल। यानी इसका मतलब वो वैल्यू में नहीं ले सकता। राइट स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट फंक्शन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। राइट, अब ये फंक्शन क्या है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे उसका डोमेन एंड रेंज क्या होता है और उसका ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले y इज इक्वल टू इस तरह से लिखा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो स्टूडेंट्स आपको ये फंक्शन किस तरह से मिलेगा, y इज इक्वल टू इस तरह से कुछ x गिवन है। ये ब्रैकेट नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्लोज इंटरवल भी नहीं है, ये बात आप ठीक से समझ लो। राइट, ये मेरे लिए है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके सर, ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है वो समझाओ। चलो बेटा मैं आपको समझाता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ से देख सकते हो कि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x की डिफरेंट वैल्यू ले रहा हूँ। राइट, तो देखो मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर x, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंट इनपुट पुट कर रहा हूँ। मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे 1.3 एज अ इनपुट ले रहा हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है 1। अगर मैं यहाँ पे इनपुट ले रहा हूँ 2.9 तो भी मुझे आंसर क्या मिलने वाला है 2। अगर मैं इनपुट के बेस पे ले रहा हूँ 3.5 तो भी मुझे आंसर क्या मिलने वाला है 3। इज इट क्लियर और नॉट। अगर स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे इनपुट के तौर पे ले रहा हूँ 0.9 तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है 0। अब मैं अपना इनपुट चेंज करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ -1.2 तो मुझे आंसर क्या मिलेगा -2। ओके, अब मैं यहाँ पे इनपुट के तौर पे ले रहा हूँ -2.5 तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है -3। मैं इनपुट के तौर पे ले रहा हूँ -6.9 तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा -7। ये बात ठीक से समझ लो। राइट, यानी आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, नेगेटिव साइड आगे जाना है। यानी इसका मतलब तो ये हुआ सर आप 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो तो आपको आंसर तो 2 ही मिलने वाला है। इसका मतलब यहाँ से हम ऐसा बोल सकते हैं 2 इज लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 3। इसका मतलब 2 से लेकर के आप 3 तक, 3 नहीं लेना है, 3 तक कोई भी वैल्यू आप एज ए इनपुट के तौर पे ले लो, आपको आंसर क्या मिलने वाला है 2। एज वेल एज बात करें 3 से तो स्टूडेंट्स आप 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल लेस देन 4 आप ये वैल्यू एज ए इनपुट ले रहे हो। इसका मतलब आपको 3 से लेकर के 4 तक, 4 नहीं लेना है, तक कोई भी आप इनपुट वैल्यू ले लो, आपको आंसर क्या मिलने वाला है 3। एज वेल एज हम माइनस की बात करें स्टूडेंट्स, माइनस में क्या होगा, ये -1.2 यानी -2 तक आप कोई भी इनपुट अपना ले लो, -1 आपको नहीं लेना है। राइट, -2 से -1 तक आप कोई भी इनपुट लेते हो तो आपको आंसर मिलता है -2। आपको बराबर समझ में आ गया। अगर यहाँ पे कोई आपको प्रॉपर इंटीजर गिवन है 2 तो ये प्रॉपर इंटीजर 2 है तो आपको आंसर 2 ही मिलने वाला है। अगर यहाँ पे आप कोई दूसरा इनपुट ले रहे हो सर 0 तो आपको एग्जैक्ट 0 मिलने वाला है।
तो स्टूडेंट्स अब हम उसका ग्राफ समझते हैं। अगर मैंने एग्जैक्ट 0 वैल्यू रखी है तो उसका आंसर मुझे 0 मिलने वाला है, और 0 से थोड़ी भी वैल्यू मैंने बढ़ा दी यानी 0.999 तक गया तो भी मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है, 0। एज वेल एज बात करें स्टूडेंट्स हम 1 की, और 1 से 2 के बीच में आप कोई भी इनपुट ले रहे हो, इसका मतलब अगर सर मैंने 1 एज अ इनपुट ले लिया तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, 1। और 1 से कोई भी बड़ा इनपुट यानी 1.999 तक कोई भी आप इनपुट ले लो तो भी आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 1। एज वेल एज हम इनपुट के तौर पे 2 ले रहे हैं, अगर मैंने इनपुट 2 कर दिया तो मेरा आउटपुट भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा डार्क बॉल। और 2 से 3 के बीच में आप चाहे कोई भी नंबर ले लो तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 2 ही मिलने वाला है, राइट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 लाइट बॉल। इसका मतलब हम यहाँ पे 3 नहीं ले सकते। अगर सर मैंने यहाँ पे 3 एज अ इनपुट ले लिया तो सीधा ही मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब आपको नेक्स्ट आउटपुट कुछ इस तरह से मिलने वाला है, जो आप समझ सकते हो। यहाँ पे मेरा 0.4 होगा। इज इट क्लियर और नॉट। अब हम नेगेटिव की बात करें। सर अगर मैंने यहाँ पे इनपुट के तौर पे -0 पॉइंट समथिंग ले लिया तो भी आंसर क्या मिलने वाला है, -1। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे आएगा लाइट बॉल। एज वेल एज स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स -1.5 मैंने इनपुट लिया हुआ है तो मुझे आउटपुट क्या मिलने वाला है, -2, यानी यहाँ पे डार्क बॉल और यहाँ पे होगा लाइट बॉल। अगर सर एग्जैक्ट -1 लिया है तो, अरे एग्जैक्ट -1 लिया है तो तुझे ये मिलेगा यानी डार्क बॉल। आप ग्राफ को अच्छी तरीके से समझ सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने किस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ से ये बात देख सकते हैं कि हमने कोई भी इनपुट ले लिया, मुझे आंसर्स तो सारे इंटीजर्स ही मिल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ रेंज ऑफ माय फंक्शन इज आई। आई का मतलब क्या होता है, इंटीजर। आप कोई भी इनपुट ले लो, इंटीजर ले रहे हो तो भी आपको इंटीजर मिल रहा है, अगर इंटीजर नहीं ले रहे हो तो भी आपको इंटीजर वैल्यू ही देता है ये फंक्शन। इसका मतलब डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज आर एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज आई। आई का मतलब कोई भी इंटीजर। और नेक्स्ट फंक्शन इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको दिखाया जाता है y इज इक्वल टू इस तरह से सिंबल से। ये करली ब्रैकेट में ही है लेकिन ये इसका मतलब करली ब्रैकेट का एग्जैक्ट करली ब्रैकेट नहीं होता है, राइट। ये इसका मतलब कुछ और होता है। अब ये फंक्शन को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसका डोमेन होगा r, यानी सर हम कोई भी इनपुट वैल्यू ले सकते हैं रियल नंबर में से, ओके। और उसका रेंज मुझे मिलता है 0 to 1। सर ये फंक्शन क्या है उसको समझाओ। स्टूडेंट्स देखो तो मैंने यहाँ पे फंक्शन एक लिया हुआ है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x। इसके नाम से ही इसका मतलब मालूम पड़ता है स्टूडेंट्स। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या होता है आप समझते हो। अगर मैं यहाँ पे इनपुट की वैल्यू ले रहा हूँ 1.3 तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, 0.3। इसका मतलब जो भी मेरे पास फ्रैक्शन के बाद में वैल्यू है वो मेरा आउटपुट हो जाएगा। सर दूसरा दिखाओ। अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 2.9 तो इसका आंसर क्या आएगा। सर यहाँ पे फ्रैक्शन तो 0.9 है, हाँ 0.9 मेरा आंसर हो जाएगा, ओके। अब मेरे इनपुट ले रहा हूँ 1.5। सर इनपुट अगर 1.5 है जिसमें फ्रैक्शनल वैल्यू 0.5 है तो आंसर हो जाएगा 0.5, ओके। अब बात करते हैं कोई भी अगर आपने यहाँ पे इनपुट के तौर पे कोई इंटीजर ले लिया तो आपका आंसर हो जाएगा 0। अगर कोई दूसरा इंटीजर आप ले रहे हो -3 तो भी आपका आंसर क्या हो जाने वाला है, 0। अब बात करते हैं और एग्जाम्पल के ऊपर। अगर सर मैं यहाँ पे नेगेटिव इनपुट ले रहा हूँ यानी -1.2, ये मेरा इनपुट है, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा। आपको मालूम है यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, 0.2। तो आपको क्या करना होगा, 1 - 0.2, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 0.8। सर दूसरा दिखाओ। अगर मैं यहाँ पे इनपुट के तौर पे ले रहा हूँ 2.3 तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 0.3। बस उसको आपको 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 1 - 0.3, योर आंसर इज 0.7, राइट। अब आपको आप यहाँ से देख सकते हो स्टूडेंट्स कि आपको कोई भी आउटपुट 1 से बड़ा नहीं मिल रहा है और 0 से छोटा नहीं मिल रहा है, तो आपका रेंज क्या हो जाएगा, 0 to 1, यानी 0 पे रहेगा क्लोज इंटरवल और 1 पे रहेगा ओपन इंटरवल। इसके ग्राफ से हम भी आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स।
अब स्टूडेंट्स इसका ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दिए। ओके, जब स्टूडेंट्स में एज अ इनपुट के तौर पे 0 ले रहा हूं तो मुझे आंसर क्या मिलने वाला है? आपको मालूम है स्टूडेंट्स, अगर इनपुट मैंने 0 ले लिया यानी 0 इज इंटीजर तो मुझे आउटपुट तो 0 ही मिलेगा, राइट। अब बात करते हैं 0 से 1 के बीच में आपने कोई भी इनपुट ले लिया, 0 से 1 के बीच में आपने कोई भी इनपुट ले लिया तो आपका आंसर, अगर मैंने यहाँ पे 0.5 लिया है तो 0.5 मेरा आंसर होगा, 0.6 लिया है तो 0.6 मेरा आंसर होगा। यानी ये भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का ही एंगल बना रही है। ये मेरा ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स जैसा, लेकिन कहाँ तक? 0 to 1 तक। ओके, अब सर मैं एग्जैक्ट 1 इनपुट ले रहा हूं, आपको मालूम है एग्जैक्ट 1 इनपुट लेने पे आंसर क्या दे रहा है आपको? 0, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, अब सर मैं ले रहा हूं इनपुट 1.5, तो 1.5 अगर आप इनपुट ले रहे हो तो यहाँ पे आपका इनपुट है तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है? 0.5, तो ये होगा 0.5। सर मैं 1.9 ले रहा हूँ तो मुझे आउटपुट मिलेगा 0.9। सर एग्जैक्ट 2 ले लिया तब आंसर मिलेगा आपको 0। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? आपको कभी भी आंसर 1 नहीं मिल सकता, इसलिए 1 के ऊपर यहाँ पे 1 आया हुआ है और 1 के ऊपर सारी जगह पे आप देख सकते हो लाइट बॉल गिवन है। लाइट बॉल का मतलब वो वैल्यू हम नहीं ले सकते। अगर मैंने 2 ले लिया तो आंसर क्या होगा? सर 2 लिया हुआ है तो आपका आंसर 0 हो जाएगा। 2.5, 6, 7, 9 जो भी ले रहे हो वो आपका आउटपुट मिल जाएगा। एग्जैक्टली 3 ले लिया तो आपका आंसर हो जाएगा 0। अब बात करते हैं नेगेटिव की ओर। अगर मैंने -1 लिया है तो आपको आंसर मिलेगा 0, राइट। अगर मैं -1 से कोई भी बड़ी वैल्यू, कोई भी छोटी वैल्यू ले रहा हूं इस साइड पे तो क्या होगा? सर -1.2 इज द लेस वैल्यू देन -1। अगर -1.2 मैंने लिया है तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? सर अगर -1.2 आप लेते हो तो 0.8 जो यहाँ पे है आप देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा है? अगर मैंने यहाँ पे 2.1 एज अ इनपुट ले लिया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? 2.8 का 0.9। अगर मैंने 2.3 यहाँ पे लिया हुआ है तो आंसर क्या होगा? 0.7, जो आप यहाँ से देख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा ग्राफ। सो दैट स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेसिप्रोकल फंक्शन। रेसिप्रोकल फंक्शन को हम जानते हैं, इसको लिखा जाएगा y इज इक्वल टू 1/x, और इसकी डोमेन क्या होगी स्टूडेंट्स? x की वैल्यू हम 0 नहीं कर सकते, क्योंकि अगर x 0 हो जाएगा तो वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब हम उसकी डोमेन इस तरह से लिख सकते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r-0, यानी हम रियल नंबर कोई भी ले सकते हैं लेकिन 0 वहां पे नहीं रख सकते। अगर आप 0 रखते हो तो वो अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाएगा, इसलिए हम 0 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रियल नंबर में से। अब उसकी रेंज क्या मिलती है? सर आपने 0 नहीं लिया हुआ है तो 0 तो कभी मिल ही नहीं सकता, इसलिए इसकी रेंज हो जाएगी r-0। ये कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है कोई भी एक टर्म या फिर एक नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं उसके ग्राफ के बारे में। तो ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस। आप y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हो तो वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ। तो स्टूडेंट्स हम आज के सेशन में इतने ही फंक्शन देखते हैं। अगले काफी सारे फंक्शन अभी बाकी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट स्टूडेंट्स। तो ये सारे फंक्शन का हम डोमेन, रेंज एंड ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स और काफी सारे इसमें ऐसे फंक्शन हैं जिसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी आपको काम आने वाली है। अगर स्टूडेंट्स ये प्रॉपर्टी सारी आपने अभी से ही पढ़ ली तो आप काफी सारे लेवल तक एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ये चैप्टर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको सारे फंक्शंस समझने आ गए और सारे फंक्शन के ग्राफ अगर आपको आते हैं तो आप काफी सारे आंसर्स ऐसे ही बता सकते हो विदाउट राइटिंग एनी टाइप ऑफ वर्क। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।